हेलो। हेलो। चलो भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। फिर से गुड मॉर्निंग बोलें या गुड आफ्टरनून बोलें? चलो, लेक्चर नंबर 42, है ना। इससे पहले लेक्चर नंबर 41 में हमारा यूनिट 17 चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। तो अब थर्मोडायनेमिक्स को आज की क्लास में अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलो, तो चालू करो, हेडिंग डालो हीट इंजन। हीट इंजन, ठीक है। देखो, हीट इंजन क्या चीज होता है। हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, इंजन तो समझ गए, है ना। हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो एक जगह से हीट लेके दूसरी जगह हीट क्या करता है, देता है, छोड़ता है, और उसी हीट में से क्या करता है, वर्क डन करता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? इंजन है, वो इंजन एक जगह से हीट लेगा, काम करेगा, एक्स्ट्रा हीट को बाहर छोड़ देगा। इसको बोलते हैं हीट इंजन। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? गदर पिक्चर। फिर से कोयला डाल रहे हो, कोयला हीट जनरेट किया, हीट जनरेट किया कोयला से, यहां पे हीट बहुत ज्यादा है, उस हीट का उपयोग करके रेलगाड़ी को चलाया। रेलगाड़ी को चलाने के अलावा उसके पास और हीट बना, एक्स्ट्रा हीट, उसको वो इन्वायरमेंट में क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये सिंक क्या है, इन्वायरमेंट है। सोर्स क्या है, जो कोयला जहां जल रहा है वो। और ये वर्क डन क्या है, जहां पे आपका रेलगाड़ी चल रहा है। समझ में आया? हीट लिया, वर्क डन किया, एक्स्ट्रा हीट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो देखो, अगर ये यहां से Q1 हीट ले, यहां इसको Q2 हीट दे, तो वर्क डन कितना करेगा, Q1 माइनस Q2। मान लो यहां से 1000 जूल हीट लिया, इसको दे दिया 100 जूल हीट दे दिया, तो कितना काम किया ये, 900 जूल। क्लियर हुआ? माना इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। सोर्स मतलब स्रोत, सिंक मतलब क्या होता है, सिंक मतलब खींचने वाला। बेसिंग सुने हो, हाथ धोने वाला, उसमें सिंक का मतलब यही है। सिंक पानी डाल रहा है, वो नीचे गटर में जा रहा है, सिंक का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सोर्स, सिंक, वर्क, ये बीच में क्या हो गया, हीट इंजन। क्लियर हुआ हीट इंजन क्या होता है? ठीक है, देखो, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1 या 100%। ठीक है, एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन का 100% कभी नहीं होगा। जितना वो हीट ले रहा है, पूरे के पूरे हीट को कार्य में नहीं बदल सकता। यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि अभी तक के, उष्मा को 100% कार्य में वो नहीं बदल सकता। कुछ को क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा, और जो वेस्ट करेगा वो कहां जाएगा, सिंक में जाएगा। ठीक है, तो देखो, सोर्स क्या होता है, समझ गए, जहां से हीट ले रहे हो वो सोर्स। सिंक क्या होता है, जहां हीट छोड़ रहे हो वो सिंक। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस, क्या चीज, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, ये जो इंजन है वो आपका क्या कहलाएगा, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग जो हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो वर्किंग। अब देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता। क्या, दक्षता। कितना दक्ष है आपका इंजन, यानी कि कितना एवरेज निकाल रहा है। गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो ना, पेट्रोल डलाते हो तो क्या देखते हो, एवरेज किसका ज्यादा है, स्प्लेंडर का एवरेज ज्यादा होता है, पल्सर का उससे कम होता है, बुलेट का और उससे कम होता है ना। स्प्लेंडर 30 का एवरेज देता है, पल्सर कितने का देता है, 40-45 का, और बुलेट 30 का एवरेज देता है। तो जितना कम एवरेज उतनी कम उसकी एफिशिएंसी। मतलब जितना ज्यादा पेट्रोल में जितना ज्यादा क्या कर पाए, चल पाए, वो क्या कहलाएगी, उसकी एफिशिएंसी कहला पाएगी। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा हीट इंजन बनाना है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो। लेकिन कितना भी ज्यादा कर लो, 100% तक कभी नहीं पहुंच सकते। कुछ ना कुछ हीट सिंक में रिलीज होगा।
कभी भी मोटरसाइकिल चलाए होगे या स्कूटी चलाए होगे, इंजन गर्म हो जाता है। इंजन गर्म होता है तो उसकी हीट कहाँ जाती है? सिंक में, इन्वायरमेंट में चले जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो इसकी एफिशिएंसी फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। क्या काम कितना किया और कितना हीट लिया? काम कितना किया देखो तो वर्क कितना हुआ, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और हीट कितना लिया था? Q1। तो क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये क्या हो गया? आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, है ना, आपको क्या दिया है? हीट के बदले टेम्परेचर दे दिया है। क्या बोल रहा हूं? हीट के बदले टेम्परेचर दे दिया है, तो हीट को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में टेम्परेचर से। Q1 अपॉन Q2 के बदला में T1 अपॉन T2 लिख सकते हो, याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन गया देखो तो, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। एक चीज और याद रखना, T1 ज्यादा होगा हमेशा किससे? T2 से। क्यों? कोयला जहां जला रहे हो वहां का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से हमेशा ज्यादा होगा ना, तभी तो वो सोर्स कहलाया। टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो हीट ले पाओगे उससे। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मूला लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, हीट पंप किसको बोलेंगे? क्या चीज? हीट पंप। नाम से स्पष्ट है। ये क्या कर रहा है? अभी तक देखो क्या हो रहा था, सोर्स से उष्मा ले रहे थे, किसको दे रहे थे? सिंक को। ये उल्टा है जस्ट। क्या है? उल्टा काम करता है जस्ट। क्या करेगा? सिंक से एनर्जी लेके किसको दे रहा है? सोर्स को दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन इंजन की एफिशिएंसी। बस इतना ही जानना है इसमें। अभी क्वेश्चन आ गया इसका, क्या चीज है ये? हीट पंप। ये क्या काम करेगा? इससे एनर्जी ले रहा है, सिंक से, उल्टा उल्टा सिंक से एनर्जी लेके किसको दे रहा है? सोर्स को दे रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी उसका 1 अपॉन इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो। चलो हो गया। अब देखो थर्ड चीज, ये है रेफ्रिजरेटर। हिंदी में बोल दूं तो फ्रिज, इंग्लिश ही हुआ लेकिन देसी भाषा में फ्रिज ही बोलते हो। ठीक है, क्या काम करता है ये फ्रिज? क्या काम करेगा? जो फ्रीजर रहता है उसके अंदर टेम्परेचर तो ऐसे ही कम रहता है, कम टेम्परेचर वाले से हीट निकालता है और बाहर इन्वायरमेंट में क्या करता है? छोड़ता है। हीट इंजन क्या कर रहा था? ऐसी जगह से हीट निकाल रहा था जहां टेम्परेचर ज्यादा था। ये क्या कर रहा है? उसका उल्टा। फ्रीजर में जहां टेम्परेचर ऑलरेडी कम है वहां से हीट निकाल के इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है। तो देखो वहां क्या होता था? सोर्स था, सिंक था, हीट इंजन था, यहां से हीट ले रहा था, वर्क ये कर रहा था और एक्स्ट्रा हीट को नीचे छोड़ दे रहा था। ये वर्क क्या कर रहा था? ये खुद कर रहा था इंजन। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा पता है? जब आप फ्रीजर से क्या निकालना चाह रहे हो? एनर्जी,
तो आपको वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा। यहां ये करके दे रहा था, यहां आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? दोनों चीज में अलग देखो, रेलगाड़ी खुद चल रही थी इससे पावर लेके, लेकिन फ्रीजर को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। समझ में आया? कम टेम्परेचर से और हीट निकालना है तो काम किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले केस में आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, देखो, बीटा, कितनी हीट ले रहे हो Q2, काम कितना कर रहे हो W। ठीक है, तो ये क्या हो गया Q2 अपॉन W। तो Q2 है और W क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। इसी को क्या लिख सकते हो? T भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है हीट इंजन की एफिशिएंसी के बदले में। एक बार और आऊंगा इसके ऊपर में, अभी थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ जाओ। चलें आगे। चलो देखो, फर्स्ट लॉ पढ़े थर्मोडायनेमिक्स का, क्या था फर्स्ट लॉ? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जितना भी हीट लोगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और काम करेगा। ठीक है, तो इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? देखो, ठीक है, पहला देखो, ये जो नियम है केवल ऊर्जा के परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, दिशा को नहीं बताता है। दिशा को बताता है कि हीट यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी, ये नियम उसकी व्याख्या नहीं करता है। जैसे हीट गर्म से ठंडे की ओर जाएगी या ठंडे से गर्म की ओर जाएगी, ऐसा कोई भी व्याख्या ये नियम नहीं करता है। ये इसका क्या है? सबसे बड़ा दोष है। और इसी को लेके, इसी नियम को लेके, इसी एक्सप्लेनेशन को लेके क्या आएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। याद रखना। क्यों? क्योंकि पहला नियम उष्मा के बारे में तो बताया, उष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो वही उसी डायरेक्शन को लेके कौन आएगा? सेकेंड लॉ आएगा। चलो, ये क्या नहीं बताता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हिंदी में होता है स्वतः प्रक्रिया। ठीक है, स्वतः प्रक्रिया। जैसे कि कुछ प्रक्रियाएं स्वतः होती हैं, जैसे कि दूध में, दूध में अगर आप हल्दी डाल दोगे तो उसका कलर अपने आप पूरा फैल जाता है। उसका कलर पूरा क्या होता है? अपने आप फैल जाता है। लेकिन एक बार दूध में जब हल्दी डाले, कलर फैल गया, तो उस कलर को अलग कर सकते हो क्या? तो कौन सी स्वतः प्रक्रिया हुई? फैलना। दूध में किसका? हल्दी का कलर फैलना स्वतः प्रक्रिया है। लेकिन जो कलर फैल गया है उसको वापिस इकट्ठा करके एक जगह कर सकते हो क्या? नहीं। तो यह स्वतः प्रक्रिया नहीं है। तो यह स्वतः प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता है। जैसे चाय रखे हो, चाय गर्म है, अपने आप ठंडा होगी क्या? स्वतः ठंडी होगी। लेकिन रखे रखे गर्म हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो ये क्या प्रक्रिया हुई? एक स्वतः प्रक्रिया हुई। तो यह स्वतः प्रक्रिया कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, उसके बारे में ये नहीं बताता है। ठीक है, थर्ड देखो, ऊष्मा और कार्य के रूपांतर की सीमा नहीं बताता है। मैं क्या बोला पहले स्टेटमेंट में? ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है, कार्य को ऊर्जा में कन्वर्ट, ऊष्मा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कितना, किस हद तक कन्वर्ट किया जा सकता है, कितना कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में भी ये व्याख्या नहीं करता है। अब देखो, एंट्रोपी,
एंट्रोपी की भी व्याख्या नहीं करता। एंट्रोपी क्या होता है? हाँ, डिसऑर्डरनेस। प्रकृति में सारी चीजें रखी रखी क्या होती हैं? डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, प्रकृति में रखी रखी सारी चीजें डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है, कभी वह ऑर्डर में नहीं आना चाहती है। प्रकृति कभी एंट्रोपी को हमेशा बढ़ाती है, कभी कम नहीं करती है। जैसे कि ये पहाड़ है, मान लो पहाड़ से नदी निकल रही है। नदी निकल रही है, अपने साथ चट्टानों को तोड़ 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 के लाती है और क्या बना देती है? रेत बना देती है। चट्टान था तो एक जगह इकट्ठा था, ऑर्डर था। रेत हो गया तो बिखर गया। तो ऑर्डर हुआ कि डिसऑर्डर हुआ? डिसऑर्डर हुआ। तो प्रकृति में सारी चीजें क्या होती हैं? डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते जाती हैं। जैसे 1 महीना आप अपने रूम में रहो, अपने आप छोड़ दो, जो मन आ रहा है जैसा करो, जैसा करना है, चीजें अपने आप जम जाएंगी क्या? नहीं, वो आप अपने आप की तरह क्या कर दोगे? सबको डिसऑर्डर बिखेर दोगे। ऑर्डर में लाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या चाहती है? डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ती है। उसी को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो डिसऑर्डरनेस प्रकृति में, यूनिवर्स में हमेशा क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। और उसका एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ नहीं करता है, तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का दूसरा नियम। देखो, पहला नियम केवल यह बताता है कि ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है, लेकिन यह नहीं बताता कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा, डायरेक्शन क्या होगा, हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, यह कौन नहीं बता पाता भाई? फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। ठीक है, और यह भी नहीं बताता कि उसमें से कार्य कितना संभव है, कितना परसेंट आप हीट को किस में बदल सकते हो? कार्य में बदल सकते हो। ये कौन नहीं बताता? फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। तो इन सीमाओं को दूर करने के लिए कौन आया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। इसमें 2 कथन हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है क्लॉसियस का कथन, है ना? क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऊष्मा स्वतः ही ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है ये? कोई चीज अगर ठंडी है, क्या है? कोई चीज अगर ठंडी है तो इस ठंडी चीज से और ऊष्मा बाहर निकल के बाहर नहीं जा सकती है, बल्कि इसका उल्टा होगा। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, इन्वायरमेंट 20 डिग्री सेल्सियस में है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के पास में ऊष्मा जाएगी, न कि 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के पास जाएगी। तो क्लॉसियस का कथन क्या बोलता है? अगर कोई चीज ठंडी है तो उससे ऊष्मा निकल के गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। कैसे? स्वतः नहीं जा सकती, अपने आप नहीं जा सकती। क्लियर हुआ? बताओ। ठीक, ठीक है। देखो, ऊष्मा का स्वाभाविक प्रवाह हमेशा कहां से कहां होता है? ठंडे पिंड से की ओर होता है। गर्म से कहां होगा? ठंडे की ओर होगा। इसका एग्जाम्पल समझो। देखो, 1 गिलास में पानी है, 1 गिलास में पानी है, ठीक है? और चलो, 1 गिलास में पहले पानी है। पानी है तो क्या ये पानी अपने आप रखे रखे जम जाएगा क्या? बाहर छोड़ दिए अगर पानी को, यहां पे रख दूं मैं, तो क्या ये जम जाएगा क्या? नहीं जमेगा। इससे हीट निकल के बाहर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं उसी गिलास में बर्फ के टुकड़े रख दूं तो क्या वो स्वतः अपने आप पिघल जाएंगे क्या? यहां पे रख दूंगा तो। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होगा, ठंडे से गर्म की ओर नहीं हो सकता। अभी देखे हीट इंजन, हीट इंजन में अगर ऊष्मा ज्यादा था तो वह कहां चले जा रहा था? कम ऊष्मा की ओर चले जा रहा था। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में पहले ही ठंडा था, वहां से हीट निकालना था, तो किसको काम करना पड़ रहा था? हमको काम करना पड़ रहा था। तो वह स्वतः नहीं होगा। समझ में आ गया क्लॉसियस का थ्योरम अच्छे से? ठीक है। यदि इसके उलटने की कोशिश की जाए
तो क्या करना पड़ेगा, बाहरी कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण क्या है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्लियर हुआ क्लासियस का सिद्धांत। आगे बढ़े। ठीक, देखो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या बोलता है। केल्विन प्लांक देखो, ऐसा कोई उष्मा इंजन, हीट इंजन बनाना असंभव है जो क्या कर दे, एक उष्मा स्रोत से उष्मा लेकर पूरी तरह किस में बदल दे, कार्य में बदल दे। यानी कि वो क्या बात कर रहा है, डायरेक्ट 100% एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो ये कथन लिख लो दिमाग में, किसका कथन है, केल्विन प्लांक का कथन है। केल्विन प्लांक क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल नहीं बनाई जा सकती जो 1 लीटर पेट्रोल में चले और 1000 किलोमीटर चल जाए। मान लो अगर 1 लीटर पेट्रोल में इतनी एनर्जी हो कि वो 1000 किलोमीटर चल सके, तो ऐसा कोई भी बाइक बनाना संभव नहीं है जो 1000 किलोमीटर चल सके। कुछ ना कुछ एनर्जी वो किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा। यही किसका सिद्धांत है, केल्विन प्लांक का सिद्धांत है। यानी कि कुछ उष्मा हमेशा सिंक में छोड़नी पड़ती है, इन्वायरमेंट में छोड़नी पड़ती है। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। जैसे स्टीम इंजन हो जाए, कार का इंजन हो जाए, कुछ उष्मा हमेशा बाहर निकलती है, चाहे वो कंपन के माध्यम में हो, चाहे वो उष्मा के माध्यम में हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन कुछ उष्मा हमेशा सिंक के पास जाएगी ही। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट किसका है, क्लासियस का। क्या बोलता है वो, हाँ, हमेशा गर्म वस्तु से किस ओर होगा, ठंडे वस्तु की ओर होगा, ठंडा से गर्म की ओर नहीं हो सकता। दूसरा केल्विन प्लांक ये क्या बोलता है, ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जिसकी दक्षता क्या हो, 100% हो। ठीक, चलो सामान्य रूप में कथन है ना, जनरल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उष्मा का रूपांतर कार्य में पूरी तरह नहीं किया जा सकता है। हीट को 100% वर्क में, 100% वर्क में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, और ना ही विपरीत दिशा में स्वतः हो सकता है। यानी कि अगर कोई चीज क्या है भाई, ठंडी है, ठंडी है, तो ठंडी चीज से उष्मा नहीं ली जा सकती है। ये इसका क्या हुआ, नॉर्मल सा स्टेटमेंट। मुख्य बिंदु देखो, उष्मा के प्रवाह की दिशा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होती है। कार्य का पूर्ण रूपांतर असंभव है, 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। एनर्जी डिग्रेडेशन, उष्मा का कुछ भाग हमेशा क्या रहेगा, अनुपयोगी रहेगा, जो किसको मिलेगा, सिंक को मिलेगा। और प्रकृति में हमेशा एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी ही, या तो परिवर्तन शून्य होगा या तो बढ़ेगी। ठीक है, और आपको अगर ऑर्डर में लाना है तो उल्टा आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया होती है रिवर्सेबल प्रोसेस, एक होता है इररिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय बोलते हैं शायद हिंदी में, देख लेना। ठीक है, परिभाषा देखो, जिसे बहुत धीरे धीरे विपरीत दिशा में चलकर प्रणाली को मूल अवस्था में वापस लाया जा सके। मतलब कि जहां चले थे वैसे ही वापिस आ गए, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, इररिवर्सेबल प्रोसेस क्या है, जिसे उलटकर प्रणाली को मूल अवस्था में वापिस नहीं लाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इररिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, देखो, दूध में अगर मैं शक्कर मिला दूं तो कौन सा प्रोसेस हुआ, इररिवर्सेबल प्रोसेस। लेकिन अगर चावल में गेहूं मिला दूं, चावल के दानों में गेहूं का दाना, तो कैसा प्रोसेस है, रिवर्सेबल। अलग कर सकते हो ना, चावल के दाने को और गेहूं के दाने को अलग कर सकते हो क्या,
कर सकते हो, ठीक। इसकी प्रक्रिया धीमी है, इसकी प्रक्रिया तेज है। ऊष्मा का आदान प्रदान, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान अत्यंत सूक्ष्म होता है और यह सीमित तापमान के अंतर से होता है। इसको छोड़ो, ये काम का नहीं है। देखो, ऊर्जा की हानि, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की हानि होती है किसमें? इरिवर्सेबल प्रोसेस में। अगर मान लो टायर घिस गया, आपका टायर घिस गया, तो वापिस ला सकते हो क्या उसको? नहीं ला सकते। कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। इसके कारण, घर्षण के कारण टायर में क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी? टायर हल्का सा गर्म हो जाएगा क्या? तो ऊष्मा की क्या होगी? हानि होगी। संतुलन की स्थिति में यह हर क्षण किसमें रहेगा? संतुलन की स्थिति में रहेगा। कौन सा? रिवर्सेबल प्रोसेस। और इरिवर्सेबल प्रोसेस संतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता, ठीक है। कार्य, वर्क डन, इसमें क्या होगा? अधिकतम होगा, और इसमें क्या होगा? न्यूनतम होगा। डायरेक्शन, ये दोनों दिशाओं में संभव है। रिवर्सेबल है, सीधा भी चल सकते हो, वापिस भी चल सकते हो, और इसमें एक ही दिशा संभव है, ये वापिस नहीं आ सकता, ठीक है। प्रक्रिया की प्रकृति, ये आदर्श प्रक्रिया है और ये वास्तविक प्रक्रिया है, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर आप धीरे धीरे कोई आइसोथर्मल या एडियाबेटिक एक्सपांशन करोगे, वो है रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे कि गुब्बारा को दबा रहे हो हल्का हल्का, मान लो उससे हीट बाहर नहीं निकल रही है किसी भी प्रकार की, तो छोड़ने पे वो वापिस आ जाएगा क्या अपने शेप में? हल्का हल्का दबाए गुब्बारा को, छोड़ दिए तो वापिस क्या आ जाएगा? अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन एक बार गुब्बारा फूट जाए, फ्री एक्सपांशन हो जाए गैस का, तो उसके अंदर जो गैस थी उसको निकाल के ला लोगे क्या कहीं से? नहीं ला सकते, ठीक। एफिशिएंसी, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। और इसको देखेंगे बाद में। बेसिक बेसिक मोटा मोटा समझ में आया क्या है? क्या समझ में आया रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस? बताओ। रिवर्सेबल प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, धीमा होता है, और ऊर्जा की, बताओ बताओ, ऊर्जा की हानि नहीं होती है, कार्य अधिकतम होता है, दक्षता अधिकतम होती है, और बाकी वाला इसका जस्ट उल्टा है। चलो, एंट्रोपी अभी बता दिया, एंट्रोपी के बारे में बहुत कुछ। क्या होता है एंट्रोपी? वैल्यू ऑफ डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था की क्या है? ये माप है। अव्यवस्था का माप को ही क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। देखो, रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस पढ़ लिए हो। बताओ, रिवर्सेबल प्रोसेस में अगर रिवर्सेबल है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी जी? शून्य होगी। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? शून्य होगा। और इरिवर्सेबल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी में क्या आएगी, होगी जी? हमेशा वृद्धि होगी। इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति की एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिसऑर्डरनेस प्रकृति में हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दो ही प्रकार का प्रोसेस संभव है, एक तो रिवर्सेबल, एक तो इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज नहीं होता, लेकिन इरिवर्सेबल प्रोसेस में तो होता है, और एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। तो कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ दोगे तो भी एंट्रोपी प्रकृति की हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। चलो देखो, इसका उदाहरण देख लो, ठीक है। बर्फ अगर पिघल रहा है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से अपने आप जम सकता है क्या? नहीं, ठीक है। गर्म काफी ठंडा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठंडे पानी का गर्म हो जाना अपने आप हो सकता है क्या? ठंडा पानी गर्म, ठंडा पानी है, पानी रख दिया, अपने आप गर्म हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। इंजन का कार्य करना द्वितीय नियम के अनुसार। छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो, कार्नोट इंजन, क्या होता है कार्नोट इंजन? न्यूटन, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ आया,
जैसे ही बोल दिया 100% एफिशिएंसी संभव नहीं है, तो कोई ना कोई तो उसका विरोधी रहेगा। वो बोलेगा कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो कार्नोट नामक एक वैज्ञानिक था, वो मन ही मन में मान लिया कि एक कार्नोट इंजन होता है जिसकी दक्षता क्या होती है, 100%। तो ये क्या है, एक मानक इंजन है। कार्नोट इंजन कैसा इंजन है, मानक इंजन है। जो क्या बोलता है कि कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है, 100% होती है। इसको कौन बनाया था, सऊदी कार्नोट ने 1824 में बनाया था। मतलब कि कल्पना की थी इसकी, रियल में तो होता नहीं है, रियल में नहीं होता है, ठीक है। तो रियल में कोई भी इंजन 100% दक्ष नहीं होता। 10, 20, 50, 100 तो बोल सॉरी 10, 20, 50, 60, 70 भी हो सकता है, लेकिन 100 नहीं हो सकता है, ठीक है। कार्नोट इंजन के पार्ट देखो अब कैसे कैसे पार्ट होते हैं। एक हॉट रिजर्वायर होगा, सोर्स, एक सिंक होगा, एक कार्यकारी पदार्थ होगा, और एक पिस्टन और सिलेंडर होगा, ठीक है। अभी आएंगे इसके डायग्राम में, ठीक है। तो इन 4 प्रोसेस का उपयोग करके वो क्या बनाया, एक कल्पना किया एक इंजन का, जो क्या था 100% दक्ष, 100% एफिशिएंसी वाला था। चलो तो देखो क्या किया वो, देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऐसा पिस्टन रखा, ऐसा पिस्टन एक बार सोर्स में रखता था, एक बार सिंक में रखता था। इसको, इसका डायग्राम दिखाऊंगा बाद में मैं तुमको, ठीक है। तो क्या करता है, एक बार आइसोथर्मल एक्सपांसन कराता है, एक बार एडियाबेटिक एक्सपांसन कराया, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन कराया, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन कराया। लौट के वापिस कहां आ गया, वहीं पे आ गया। कितने प्रोसेस के बाद, 4 प्रोसेस के बाद में। कौन कौन सा प्रोसेस, 2 ठोक एक आइसोथर्मल एक्सपांसन, एक एडियाबेटिक एक्सपांसन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो कार्नोट इंजन कितने स्टेप में काम करता है, 4। कैसा कैसा, 2 एक्सपांसन होगा, एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक, फिर कंप्रेशन कितना होगा, 2 कंप्रेशन होगा, एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक। इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, चलो कितना प्रोसेस था, 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस में कितनी बार एक्सपांसन हो रहा है, 2 बार एक्सपांसन हो रहा है। कितनी बार कंप्रेशन हो रहा है, 2 बार कंप्रेशन हो रहा है। हम बताओ आइसोथर्मल में कार्य का फॉर्मूला ये पढ़े हैं क्या, आइसोथर्मल में कार्य का फॉर्मूला ये पढ़े हैं। कहां से कहां हो रहा है, ए से बी। अब इधर आ जाओ वापिस, ए से बी, ए से बी जा रहे हो तो क्या क्या बदल जा रहा है, प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, ठीक है। याद रखना इसको। अब देखो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। पहला कौन सा प्रोसेस था ये, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, RT log E के बेस में V2 अपॉन V1। क्या होता है जी, V2 अपॉन V1। P1 V1 से कहां पहुंचा था, P2 V2। तो वॉल्यूम कहां से कहां पहुंच गया भाई, V1 से V2। तो V2 अपॉन V1 कर दिए। तो ये किसका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, आइसोथर्मल का। क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांसन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांसन। अब देखो दूसरा क्या हुआ है, हाँ ये क्या हुआ है, बी से सी क्या हुआ है, एडियाबेटिक एक्सपांसन। क्या हुआ है, P2 V2 से P3 V3। अब देखो एक चीज यहां पे, ये पूरे लाइन में, ये वाली पूरी ऊपर की लाइन में टेम्परेचर T1 है, ये पूरी नीचे वाली लाइन में टेम्परेचर क्या है,
T2, मतलब यहां पे क्या है टेम्परेचर T1, यहां पे क्या है टेम्परेचर T2। ठीक है, कौन सा एक्सपांसन है, एडियाबेटिक एक्सपांसन। हीट में चेंज होगा क्या, नहीं, लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है क्या, हाँ, हुआ है क्या, हाँ, ठीक। चलो, फॉर्मूला क्या होता है, ये एडियाबेटिक एक्सपांसन का R अपॉन गामा -1 T2 अपॉन T1 या T1 अपॉन T2, इसमें ज्यादा क्या है देखो तो, T1 ज्यादा है या T2, बताओ बताओ। T1 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा में कम को घटा दोगे, तो ऐसे में फिर यहां पे उल्टा होगा, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों चीज। तीसरा चीज में आ जाओ तो, C से D, C से D कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या, आइसोथर्मल है तो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, कहां से कहां, V3 से V4, V3 से V। ठीक है, चलो वैसे ही इसको बना लेना, एडियाबेटिक कंप्रेशन को। ठीक है, तो इन चारों प्रोसेस को मिला के टोटल वर्क डन निकलेगा। दो ठोक एक्सपांसन है क्या, तो प्लस, दो ठोक क्या है, कंप्रेशन, इसलिए माइनस, तो दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना इसके साथ इससे। ठीक है, चलो ये वाला लाइन को भी छोड़ो, अभी इतना ही ध्यान दो। चलो, फार्मूला तो लिखा हुआ होगा क्या जी, इसका फार्मूला काम नहीं आएगा ज्यादा, लिखा हुआ है फार्मूला ये। चलो, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, फिर से वही कर चुके हो इसको, क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन क्या होगा भाई, Q1 माइनस Q2, ये सोर्स था, ये क्या था, सिंक था, यहां से हीट ये लेता है, वर्क डन करता है, Q1 हीट लिया, तो वर्क डन क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, इसको क्या दिया, Q2, तो क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये क्या हो गया हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। चलो आगे बढ़े, फिर से वही कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी वास्तविक ऊष्मा इंजन दो निश्चित तापमानों गर्म भंडार और ठंडे भंडार के बीच में कार्य करता है, उसकी दक्षता कार्नोट इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कार्नोट इंजन मानक इंजन है जिसकी दक्षता क्या है 100%, और उतनी दक्षता किसी भी रियल इंजन की नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। चलो, रेफ्रिजरेटर वाला है, इसमें आऊंगा वापस, पहले क्वेश्चन बनाओ एक आठ ठो। चलो बनाओ, तो क्वेश्चन बनाओ। ऑनलाइन वाले बनाओ भाई। सारिका, दीपक कुमार, दुर्गेश्वरी।
बना जी, अभी तक बन जाना था। हम्म। 28.1। बाकी लोग भाई? तो 27 डिग्री सेल्सियस क्यों लोगे भाई? जब 27 दिख रहा है इसका मतलब क्या है भाई? उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है भाई। कन्वर्ट करो भाई, फिर बनाओ भाई। वो चीख चीख के बुला रहा है, बता रहा है 27 दिया है मतलब मेरे को कन्वर्ट करो। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले कमेंट करो आंसर। ट्वेल्व पॉइंट फाइव कैसे आ सकता है? क्या कर रहे हो? कैसे 1.9 आएगा? क्या निकालने क्या बोला है वो? तापमान? दक्षता तो वो खुद दिया है 25%। तापमान कैसे निकाल रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ रखो ना भाई। हाँ रखो। T2 दिया हुआ है, T1 निकालना है, ईटा का मान दिया हुआ है। 25% मतलब क्या होता है? 0.25 या 1/4। आज एक्स्ट्रा क्लास हो गया है, दिमाग घूम रहा है तुम लोगों का। विकास भैया 299.75 केल्विन कैसे भाई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्नोट इंजन के सिंक का तापमान मतलब T2 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो 300 केल्विन सीधा। ठीक है। और उसकी दक्षता 25% यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 है। उष्मा स्रोत का तापमान ज्ञात करो। उष्मा स्रोत का तापमान यानी कि T1 निकालो। देखो भाई, कैलकुलेशन सुधारो विकास जी। इन लोग से अच्छे कंडीशन में हो, ये लोग तो 1.2 2.1 क्या नहीं क्या बोल रहे हैं पता नहीं।
बताओ भाई। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। कितना आया है? बढ़िया, चलो। और कोई? 315, जबरदस्त। बता भाई। विकास भैया 225 केल्विन, इसका और शानदार है एकदम। और कोई शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला? आ कितना रहे भाई, वो तो बता दे। गलत हो सही हो बता, तो कितना रहे? 425। 25 एक्स्ट्रा कैसे ले आया भाई, वो समझ नहीं आया मेरे को। 25 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? पता नहीं। चलो देखो क्या बोल रहा है। कार्नोट इंजन है, सबसे पहले डायग्राम बना लो, चलो। ठीक है। कार्नोट इंजन, सिंक का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। ठीक। इसकी दक्षता, इसकी एफिशिएंसी कितना है? 25% है। क्या निकालना है? उष्मा स्रोत का तापमान निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 इज इक्वल टू 1 - 300 केल्विन/T1 कर दिए। ठीक है। ये एफिशिएंसी कितना है? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 या 0.25। तो 1/4 रख दिया, मान लो यहाँ पे 1/4 रख दिया। ये जैसा था वैसा ही है। ठीक है। इसको इधर ले गया तो ये क्या हो गया? 3/4 और 300/T1। तो T1 निकालोगे, इसको इससे काट दो, कितना हो गया? 100। और इस 4 इधर चल देगा 4, तो 100 × 4 यानी कि 400। T1 कितना आ गया? 400। 25 कहाँ से आया एक्स्ट्रा? ठीक है, एकदम बेसिक सरल सा क्वेश्चन था। अभी आने वाले क्वेश्चन लोग इससे और कठिन होंगे। चलो, ये देख चुके हो रेफ्रिजरेटर। क्या होगा रेफ्रिजरेटर? सिंक से आपको क्या लेना है? हीट लेना है। सिंक यानी कि कम टेम्परेचर वाला, कम टेम्परेचर वाली जगह से आपको क्या लेना है? हीट। और किसको देना है? अधिक टेम्परेचर वाले को। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर से हीट निकालोगे तभी तो जमेगा कोई चीज। तो वहां से हीट निकाल के किसको दोगे? बाहर इन्वायरमेंट में, जिसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू Q2/W। क्या चीज? हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन। Q2/Q1 - Q2। इसका फॉर्मूला ये आ जाता है। और अगर हीट इंजन के रूप में लिखना चाहो एफिशिएंसी में, तो ऐसा लिख सकते। ठीक है, इसको लिख चुके हो, आगे बढ़ते हैं। चलो, डेली लाइफ एप्लीकेशन। किसके? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। पहला क्या है? रेफ्रिजरेटर और एसी। अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता कि आपको ठंडे वस्तु से उष्मा लेने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग तो कभी वर्क करते ही नहीं। तो ये एसी और फ्रिज बनाने का श्रेय किसको जाता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। क्यों? क्योंकि ये बोलता था ठंडे स्थान से गर्म स्थान तक उष्मा स्थानांतरण कर होती है। कैसे? अपने आप। लेकिन क्या हो गया, सॉरी, ठंडे स्थान से गर्म स्थान तक उष्मा का स्थानांतरण द्वितीय नियम के अनुसार संभव क्या है कि नहीं है? है। हीट इंजन और कार इंजन, इसकी दक्षता कौन बताया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग, बर्फ कैसे पिघल रही है, पानी कैसे जम रहा है, क्यों जम रहा है, ये सब कौन बताया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कप ऑफ टी का कूल होना, चाय अपने आप रखे रखे ठंडा हो जा रही है, गर्म क्यों नहीं हो रही है, कौन बताया?
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, आग के ऊपर में कुकर चढ़ा देते हो, कुकर क्या कर देते हो, ऐसे चढ़ा दिए, कुकर का ये ढक्कन बन गया, खाना पकता है कैसे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बोलोगे इसमें कैसे लग गया? गर्म वस्तु आग, ठंडी वस्तु खाना, उष्मा कहाँ जाएगी? गर्म से ठंडी की ओर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और अतिरिक्त उष्मा वातावरण में छोड़ देता है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन बनाओ। चलो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है लाइन से। हाँ, केल्विन में दे दिया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अधिकतर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को केल्विन में ही बनाना है, लगभग 90-95% क्वेश्चन को। समझ आया जी क्वेश्चन जी? कार्य के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? एफिशिएंसी निकालने के टाइम में कार्य रखते थे, क्या होता था? W/Q1,
W क्या होता था? Q1 माइनस Q2। भगवान, दे जी, यहां से हीट लेते थे, क्या हीट लेते थे? Q1 लेते थे, इसको Q2 देते थे, तो कार्य बराबर क्या होता था? Q1 माइनस Q2। कैसे कर रहे हो? ओ। एफिशिएंसी आ गया? कितना आया? माइनस कैसे हो सकता है एफिशिएंसी? दक्षता माइनस कैसे हो सकता है? दक्षता गिरे गिरे हालत में शून्य होगा। किसी गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हो, तो पेट्रोल डलाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगा, और क्या होगा? उल्टा वापिस थोड़ी ना चल देगा, 10-15 किलोमीटर पीछे थोड़ी ना चल देगा पेट्रोल डलाने के बाद। कितना आया बोले जी दक्षता? 0.2, थोड़ा कहीं गड़बड़ है देखो। दुर्गेश्वरी ध्रुव 25%। सही, ठीक। हाँ, 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 1.4 25%, यानी कि 0.25 होता है। हाँ, माइनस में कैसे आएगा? चलो, वर्क डन ईच साइकिल। बताओ बताओ। हम्म वर्क डन का क्या फार्मूला होगा भाई? अभी तो बताया हूं थोड़ी देर पहले। जितना हीट लेगा, जितना हीट छोड़ देगा, बाकी हीट का क्या करेगा? कार्य करेगा। तो वर्क डन क्या हो गया? Q1 माइनस Q2।
500 क्या? क्या चीज आया 500? वर्क डन 500। और Q2 कितना आया? Q2 निकालो। थर्ड Q2 ये देखो लिखा है Q2 निकालने के लिए। Q2 निकाले होगे, कितना आया है? वरना जी, कैसे? बताओ बताओ बताओ। ऑनलाइन वाले भी भाई आगे बताओ ना जी। क्या बोल रहा है देखो, एक कार्नोट इंजन में स्रोत और सिंक का तापमान 500 केल्विन और 375 केल्विन है। ठीक है, स्रोत का तापमान कितना है? 500 केल्विन। सिंक का कितना है? 375 केल्विन। ठीक है, यदि इंजन प्रत्येक चक्र में स्रोत से कितना ऊष्मा ले रहा है? 600 किलो कैलोरी ऊष्मा ले रहा है तो इंजन की दक्षता ज्ञात करो। क्या होता है फॉर्मूला? नीटा इज इक्वल टू 1/T2/T1। 1 माइनस T2 कितना है जी? 375/500। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 0.75। 1 - 0.75, इसका मतलब कितना हो गया? 0.25, यानी कि 25%। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, प्रत्येक चक्र में किया गया कार्य। चलो, नीटा के ही फॉर्मूला को क्या लिख सकते हो बताओ? वर्क डन अपॉन Q1। क्या निकालना है? वर्क डन। ये पता है आपको, ये भी पता है, मल्टीप्लाई कर दो। W इज इक्वल टू ईटा इंटू Q1। कितना है भाई? ये 0.25। ये कितना है? 600। कितना आ जाएगा? 150। Q2 निकालना है। Q2 कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूला को और क्या लिख सकते हो? 1/Q2/Q1, यानी कि T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1। हुआ क्या? यही होता है क्या? ये 1 - 1 - इज इक्वल टू ईटा। तो T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1। कितना कितना है? Q2 कितना है? 375/500 इज इक्वल टू Q2 निकालना है। Q1 कितना है? 600। मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको ऐसे ऐसे काट दो, कितना हो जाएगा?
6/5 × 375 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना सरल था, इसके लिए तुम लोग क्या किए नहीं पता। इसको सीरियस लो भाई, आता है क्वेश्चन इससे। चलो बनाओ, बनाओ भाई बनाओ। एकदम सरल क्वेश्चन है, लग भले कठिन रहे आप लोगों को, है सरल। क्या बोल रहा है, जब बाहरी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट का तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक शीत ग्रह में बर्फ 2 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से पिघलती है। किस दर से पिघल रही है, 2 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से। रेफ्रिजरेटर द्वारा कार्य करने की न्यूनतम दर की गणना कीजिए जो बर्फ को पिघलने के से रोकने के लिए पर्याप्त हो। बनाओ बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। कहाँ चल, क्लास एंडेड दिखा रहा है। क्लास एंडेड दिखा रहा है उसमें। हाँ, आओ। आओ, बताओ भाई।
5 पॉइंट क्या चीज? हो गया होगा 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। हाँ, 1 घंटा 10 20 20 मिनट हो गया। अभी चलेगा क्लास में आधा घंटा और।